नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे और तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस में ऑप्टिक्स है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप मान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन आना तय है। इससे एक क्वेश्चन तो आना एकदम फिक्स है। हालांकि फिक्स ये भी है कहाँ से आता है। आपको ये पता है कि दर्पण जो है ना, दर्पण, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिर प्लेन मिरर से आ जाएगा। दर्पण में आपका जो है अवतल और उत्तल दर्पण आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिला के यहीं से आना है। अगर इनके बारे में आपको अच्छे से पता है तो एक क्वेश्चन आपको कम से कम मिल जाना है यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से पढ़ लीजिए। आप बार बार चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि एक बार में कोई चीज़ नहीं आती है। धीरे धीरे उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मतलब आप पढ़ लेंगे, समझ में सब कुछ आ जाएगा, भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक बार नहीं आती, आप दोबारा उसको फिर पढ़िए। ये नहीं कि पढ़ के अब पेपर नज़दीक आ रहा है तो मतलब आपको पढ़ना है। आप जो चीज़ें पढ़े हैं उनको क्या करिए, आप रिवाइज करिए। ज़रूरी नहीं कि रोज़ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने जो पहली क्लास में पढ़ाया है उसको पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आएंगे अपनी नई क्लास पे, मतलब नया आज वाले सेशन पे, ठीक है ना। तो पहले तो हम पीछे का डिस्कस करेंगे, मैंने अब तक पढ़ा क्या है इसमें। हमने इसमें एक तो क्या क्या पढ़ा है, पहले ये देखिएगा। हमने बताया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्लियर है बात यहाँ तक। फिर मैंने बताया कि जो प्रकाश है, डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसका खुद का प्रकाश होता है, मतलब किसका, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सूर्य है अपना खुद का प्रकाश, तारा, बल्ब और नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी माध्यम, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में किसी परावर्तक सतह से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर मैंने इसके बारे में ये बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, क्लियर है। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मिरर होगा, जो मिरर होता है, ठीक है, ये मान लीजिए एक मिरर है तो इस पर कोटिंग की जाती है, वो सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की दी जाती है। किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है ना, AgNO3, क्योंकि यह सबसे अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो दर्पण होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश क्यों की जाती है, क्योंकि एज ए गुड रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। आप जब भी शीशा देखेंगे तो देखिएगा कि उसमें पीछे पॉलिश रहता है, ठीक है। अगर पॉलिश ना हो तो कैसा होगा, वो फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। आपतित किरण अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, I=R हमेशा बराबर होता है। दर्पण कैसा भी हो, मैंने ये बताया। समतल दर्पण के बीच मैंने ये न्यूमेरिकल भी आपको कराया, ठीक है। फिर समतल दर्पण की बात यहाँ पे हुई थी, समतल दर्पण की बात हुई थी, तो चलो ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। समतल दर्पण की बात हुई तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण ना तो अभिसारी और ना ही अपसारी होता है, मतलब कि ना तो कन्वर्जिंग होता है और ना डाइवर्जिंग होता है। एक चीज़ याद रखिए, समतल दर्पण में जितनी दूरी वस्तु होगी, वस्तु जितनी दूर होगी, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। जैसे सपोज दैट कि मैंने शायद आपको उसमें बताया है कि अगर मान लीजिए कि कोई ये व्यक्ति या ऑब्जेक्ट है, अगर ये 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो ये क्या है, ये वस्तु है या व्यक्ति है, कोई भी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब हम कहेंगे समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी
भी अनंत पर होती, ठीक है ना। ना तो कन्वर्जिंग होता ना डाइवर्जिंग होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है क्योंकि दर्पण कैसा है, समतल है। समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है। अगर चूंकि पावर क्या होती है, मैंने कहा था कि टू एबिलिटी कन्वर्ज और डाइवर्ज, किसी भी दर्पण की, है ना, किसी इमेज को उसको कन्वर्ट करने की, मतलब कि इकट्ठा करने की या फैलाने की जो शक्ति होती है, उसी क्या कहा जाता है, उसी को पावर कहा जाता है। तो यहाँ तो ना तो ये कन्वर्ज कर सकता है और ना ही ये डाइवर्ज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है ना तो अभिसारी और ना अपसारी, इसलिए इसकी पावर क्या है, शून्य है। इसमें ये गुण है ही नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने ये बताया था कि वस्तु जितनी दूरी पर होगी उतनी, पूरा इमेज देखने के लिए क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी वस्तु को समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। मे भी लिखा होगा ये, अगर लिखा तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, नहीं लिखा इसने, ठीक है ना। चलो, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात थी, ठीक है। मैग्निफिकेशन +1 होता है। +1 क्या बता रहा है, इसका मतलब है कि जो इसका जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो पार्श्व रूप से क्या ऐसा बनाता है, प्रतिलोमित बनाता है, ठीक है ना। प्रतिलोमित पार्श्व रूप से उल्टा एवं प्रतिलोमित बनाता है। मतलब कहने का ये है कि जब मैंने कहा कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने, और आप राइट हैंड उठाइए तो आपका इस साइड दिखेगा, इधर वाला उठाएंगे तो इधर दिखेगा। आपको लग रहा है ये कान इधर है, लेकिन रहता किधर है, इधर है, ठीक है ना। यही है पार्श्व रूप से प्रतिलोमित। M+1 प्लस बताता है कि सीधा बनता है, ठीक है ना, और बताता है कि ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। क्लियर है बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कहती होती है, देखो सीधा मैंने बताया, आभासी एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इसका मतलब इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब की संख्या n/360-1, मतलब कि हमेशा कैसी होती है, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा कैसी होती है, तो आप कहेंगे सर विषम होती है। कैसी होती है, विषम होती है। आप पीछे वाली क्लास को देख लीजिए, डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि पेरिस्कोप, समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दोनों 45 डिग्री पे लगे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, ठीक है ना। बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल में भी क्या होता है, प्लेन मिरर लगा होता है। कैलिडोस्कोप में लगा होता है। कैलिडोस्कोप ये है, इसमें चूड़ियाँ भरी होती है, चमकता है, ठीक है ना। कैसा है, चमकता है। अगर पेरिस्कोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें देखिए कि मैंने बताया है कि 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। आगे चलते हैं। कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वह परावर्तित करती, ठीक है बात। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित करती, बाकी सारे रंग को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। कोई वस्तु हालांकि इंसान कैसा होता है, इंसान गोरा और काला होता तो वो एक पिगमेंट होता है, जैसे डाई उसको भी कह सकते हैं। तो पिगमेंट उसके मतलब कि पिगमेंट एक मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन, ठीक है। उस मेलानिन की वजह से, जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है वो व्यक्ति काला है, जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा कम है वो व्यक्ति क्या है, गोरा है, ठीक है ना। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। काला कोई रंग नहीं होता, ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका था। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या कहेंगे, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश की जो चाल है कैसे है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद से कहाँ होती है, एयर कह दो या गैस कह दो, फिर कहाँ, द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रकाश की चाल। क्लियर है, चलो भाई। कहाँ पे, वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, इससे ज़्यादा नहीं होती, है ना। प्रकाश की जो निर्वात में चाल है यही उसकी अधिकतम संभव चाल है, मैंने पहले बताया। प्रकाश के चाल की खोज किसने की थी, रोमन ने की थी। किसने किया था, रोमन ने। लेकिन जो आधुनिक प्रकाश की चाल है, मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट, किसने किया,
फिजियो थे एक वैज्ञानिक, कौन है? फिजियो। उन्होंने किया जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका रंग एवं आवृत्ति नहीं बदलती है। मैंने इस बात को समझाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि और उसकी आवृत्ति मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका रंग, रंग मतलब सोर्स है ना। जैसे इस कमरे में व्हाइट लाइट जल रही है तो खिड़की के थ्रू दूसरे कमरे में लाइट जाएगी तो व्हाइट ही जाएगी, इसका मतलब रंग नहीं बदला और फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, याद रखना। जब प्रकाश, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी, कैसे? प्रकाश की चाल v इक्वल टू सी बाई लेमडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। या यहां पे क्या कहेंगे, ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, ठीक है ना। यहां पे लेमडा नहीं होगा, म्यू होगा। क्या होगा? म्यू होगा, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि प्रकाश चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अपवर्तनांक की होती है। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात किया था मैंने। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि एक तल होता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप कहेंगे यस सर। स्नेल्स लॉ मैंने क्या बताया था कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर की बात करें तो म्यू टू अपान म्यू वन। तो म्यू टू और म्यू वन क्या है? आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? परावर्तन कोण है। चूंकि रिफ्रैक्शन है, सॉरी अपवर्तन कोण है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। म्यू टू क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये म्यू टू क्या होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, बटे अपवर्तनांक। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात किया था मैंने यहाँ पे। तो आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे वैक्यूम है ना, निर्वात का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। फिर एयर का है तो 1.003 होता है। फिर इसका क्या है? ये जल का है 1.33, या इसे हम लिखेंगे 4/3 लिख देंगे। ये किसका है? ये ग्लास का है, ठीक है ना। ये किसका है? डायमंड का है। ये किसका है? सिलिकॉन का है, ठीक। ये किसका है? जर्मेनियम का है। ये किसका है? कैरोसिन का है। तो ये अलग अलग अपवर्तनांक है। ये क्या बता रहा है? इसका बता रहा है कि प्रकाश की चाल से ये 4 गुना कम है। क्या है? 4 गुना कम है। प्रकाश की चाल v इक्वल टू 1 अपान क्या होता है? म्यू होता है। प्रकाश की चाल अगर किस पे निर्भर करती है? अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। कैसा होता है? लेकिन उल्टा रिलेशन, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। तो यहां से हमें पता चल जाएगा किसी दिए हुए माध्यम का अपवर्तनांक बैंगनी रंग सबसे अधिक। अच्छा, एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस बात को समझिएगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास जो व्हाइट लाइट आती है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे सर 7 रंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो विबज्योर, ये 7 रंग है, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा किसकी चाल होगी? सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है? तो आप कहेंगे लाल रंग की होती है। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल, जो प्रकाश, इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रकाश, अगर इसको नहीं जान पाओगे तो आप हमेशा रटते रहोगे। प्रकाश की जो चाल है ना, जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? तरंग दैर्ध्य के, लेमडा। मतलब कि उस माध्यम के तरंग दैर्ध्य के, है ना। तो तरंग दैर्ध्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी चाल ज्यादा। तो प्रकाश की चाल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेमडा के। बात ठीक है। लेकिन प्रकाश की चाल v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान म्यू के। ये क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है ना। क्लियर है? आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब मैं यहां पे कहूं कि सबसे ज्यादा, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि किसी दिए हुए माध्यम का अपवर्तनांक
बैगनी रंग में सबसे अधिक तथा लाल रंग में सबसे कम होगा अपवर्तनांक। इसका मतलब ये है ना, जो विबजियो लिखा है, तो ये जो लिखा गया है ये अपवर्तनांक का घटता क्रम है। क्या है? अपवर्तनांक का घटता क्रम। तो अपवर्तनांक का जो घटता क्रम होगा किसमें? विबजियोर में। इस बात को याद रखिएगा, अपवर्तनांक का घटता क्रम। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसमें होगा? जिसमें सबसे चाल कम होगी। तो कह रहा है कि बैगनी में सबसे कम होगी, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है अपवर्तनांक? बैगनी में होता है। फिर किसमें होगा? इसमें होता है, ठीक। फिर ब्लू में होता है ना बिब। उसके बाद ग्रीन में, उसके बाद येलो में, उसके बाद ऑरेंज में, उसके बाद ये क्या हो गया? ये रेड में। तो ये अपवर्तनांक का घटता क्रम मैंने बता दिया। अगर मैं पूछूं कि तरंगदैर्घ्य का इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे कहूं सबसे ज्यादा चाल यहां पे है, तो तरंगदैर्घ्य का क्या होगा? तरंगदैर्घ्य का जैसे घटता क्रम, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं यहां पे सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है? जिसकी चाल सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो तरंगदैर्घ्य का घटता या बढ़ता क्रम, जैसे विबजियो लिखा है तो सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे जो लिखा है ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मैं कहूंगा कि तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तो बस आप ऐसे लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो यहां पे आप बता दे देंगे। मैं कहता हूं कि प्रकाश की चाल येलो में ज्यादा होती है या ग्रीन में ज्यादा होती है? बताइए भाई, येलो में होती है ज्यादा। किस रंग में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? पीले और हरे में। तो आप कहेंगे कि जिसका पहले कौन आता है? देखो ये क्या है जो मैंने लिखा, ये हमारा अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम, सॉरी तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम हुआ। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो लाल में होती है, फिर ऑरेंज में, फिर येलो में, फिर ग्रीन में। इसका मतलब है कि येलो पहले आता है तो ग्रीन येलो में ज्यादा हो जाएगी। यहां से देखोगे तो उल्टा बन जाएगा। क्लियर है बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप बहुत कुछ बता सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि सब नीले सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल मतलब कि किसमें होती है? मैंने 3 ऑप्शन लिख दिया, ब्लू, ग्रीन और इंडिगो लिख दिया। तो आप कहेंगे कि तरंगदैर्घ्य देख लेंगे, चाहे अपवर्तनांक देखें चाहे तरंगदैर्घ्य देखें। तो आप सबसे बताइए कि इंडिगो तो पहले आता है, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है, तो चाल कम है। ब्लू क्या है? इसकी तरंगदैर्घ्य कम है तुलना में ग्रीन के। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होगी? ग्रीन में होगी, इन तीनों कलर में। तो जब आपको ये बढ़ता हुआ क्रम पता रहेगा, रिलेशन पता रहेगा कि प्रकाश का चाल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लैम्डा के, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? 1/μ के, तब आप सवाल बहुत आराम से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है ना? आगे चलते हैं। यहां समझ में आया कि तो अपवर्तन के उदाहरण है कि तारों का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। पानी से भरी बाल्टी में अगर कोई छड़ी रख दी जाए तो टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, रहेगी सीधी लेकिन दिखाई कैसी पड़ेगी? टेढ़ी, अपवर्तन के कारण, ठीक है। कोई एक गहरे पानी ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। तो एक फार्मूला होगा यहीं पे, फार्मूला क्या होता है कि हम लिखते हैं कि आभासी गहराई, क्या कहते हैं कि आभासी जो गहराई होती है ना, फार्मूला इज इक्वल टू, नोट कर लेना, आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई। किसके? वास्तविक गहराई बटे क्या? माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक याद रखना। इसका मतलब क्या? अपवर्तनांक। अब मैं कह सकता हूं कि इसको डी डैश कह दिया। क्या क्या? डी डैश कहा, इसको मैंने क्या डी कहा और इसको म्यू कहा। तो मैं कह सकता हूं फार्मूला क्या है कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपान म्यू के। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब है कि जो आभासी गहराई डी डैश है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? म्यू के। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, जैसे कि
अब अपर्तनांक का हो जाएगा तो जैसे डायमंड की बात किया गया, ग्लास की बात किया गया, एयर की बात किया गया, ठीक है ना, सिलिकॉन कैरोसिन की बात किया गया, जर्मेनियम की बात किया गया, तो जिसका अपर्तनांक ज़्यादा उसमें ज़्यादा उठा दिखाई पड़ेगा वस्तु, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे कि जल है, जल की बात कर रहा हूँ, जल का अपर्तनांक 1 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है, अपर्तनांक 3 होता है। और एक तरफ मैं कहता हूँ कि 2.42 2.42 किसका होता है, ये किसका होता है बेटा, ये गोल्ड का होता है, डायमंड का, किसका होगा, डायमंड का, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि बताओ किसमें आभासी गहराई ऊपर उठेगी, तो बताओ अपर्तनांक ज़्यादा है ना, अपर्तनांक इसका ज़्यादा है तुलना में इसके, तो इसकी आभासी गहराई क्या होगी, कम दिखाई पड़ेगी, मतलब कि और कम गहरा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी और कम दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्लियर है बात, आभासी गहराई पे ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं और अब हम आते हैं अपने पे, तो टोटल इंटरनल, यहीं पे एक बात और है समझ लीजिएगा कि हाँ, जैसे यहाँ पे वही कंसेप्ट लग जाता है, कौन सा, कि जब 7 अलग अलग रंगों के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी जाती है तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर एवं लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब जैसे आपने रख दिया, ये है 7 अलग अलग रंग के अक्षरों को, मतलब विबज्योर हैं, इसको आपने रख दिया, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक कांच का प्लेट रख दिया, क्या कर दिया, कांच का एक प्लेट रख दिया, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है, 7 है। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता हूँ, विबज्योर, विबज्योर, ठीक है। आपने ऐसे 7 अलग अलग रंगों में लिखकर एक रख दिया, इसके ऊपर कांच की प्लेट रख दी। तो मैंने आपसे क्या बताया था, मेरी बात ध्यान सुनना, कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपान म्यू के, डी डैश इज इक्वल टू म्यू, डी अपान म्यू के। तो मैं कहता हूं कि जो डी डैश है, डी डैश है मतलब आभासी गहराई, तो उससे पूछा है कि जब 7 अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी जाती है तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर एवं लाल रंग सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा। लाल रंग सबसे नीचे क्यों दिखाई पड़ेगा, मैं कहूंगा कि जिसका क्या होगा, अपर्तनांक सबसे कम, जिसका अपर्तनांक सबसे कम उसकी आभासी गहराई सबसे ज्यादा होगी। तो अब यहां पे देखिए, तो जिसका अपर्तनांक सबसे कम उसका म्यू यूनिवर्सिटी पोर्शन टू 1 अपान लेमडा के, तो ये जो सबसे कम है तो लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य उसकी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे नीचे कौन दिखाई पड़ेगा, सबसे गहरा है सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा, ये है ना, सबसे ज्यादा अपर्तनांक। तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा अपर्तनांक, लाल का क्या होगा, सबसे कम होगा, तो आभासी गहराई क्या होगी, सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो लाल रंग सबसे, अच्छा सॉरी, सबसे ऊपर, बैगनी रंग सबसे ऊपर एवं लाल रंग सबसे नीचे, डिपेंड किस पे करेगा, अपर्तनांक पे। तो मैं कहता हूं कि सबसे कम अपर्तनांक किसका होगा, तो आप कहेंगे इसका होगा। जब सबसे कम होगा तो गहराई क्या होगी, सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गहराई इसकी दिखाई पड़ेगी। तो यही क्रम होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा दिखाई पड़ेगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आप ऐसे देखोगे तो मैं कहता हूं, इसको मैंने गलत बना दिया, बताने का मुझे ऐसा होना चाहिए, जब आप ऐसे रख दिया तो आपको दिखाई कैसे पड़ेगा, तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये क्रम बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे दिखाई पड़ेगा,
ठीक है। जब किसी 7 रंग के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रख दिया जाए तो सबसे ऊपर भी वॉयलेट दिखाई पड़ेगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर वाई, फिर मतलब कि ऑरेंज, फिर रेड। आगे चलते हैं। करा कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। 1 मिनट बेटा, इस पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हम बात करेंगे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हमेशा क्या होता है, घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। ऐसा क्यों? हम कराना क्या चाहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहीं पे कि जैसे क्या किया कि एक, ये तो क्या है, ये नॉर्मल है। ये क्या है बेटा? ये नॉर्मल है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि प्रकाश ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है ना। ये क्या है? मिरर है। प्रकाश यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, और जब प्रकाश यहाँ से आया तो इस सीधे न जाके ये ऐसे मुड़ गया। मुड़ेगा तो आप कहेंगे यस सर मुड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या बनेगा? आई बनेगा, और ये क्या बनेगा? आर बनेगा। क्लियर है? तो मैंने कहा कि हमेशा कैसे संभव होगा? जब सघन से विरल में जाएगा। कैसे जाएगा? ये सघन से विरल में जाएगा माध्यम। ये कैसा है? विरल। तो रियरर और डेंसर। तो मैंने बताया था कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। तो इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नहीं गया, वो इधर हट गया क्योंकि सघन से विरल में आया है। अब तभी संभव है TIR जब सघन से विरल में जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इसका एंगल और बढ़ाऊंगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो अब मैं अगला क्या करूंगा, इस आई को यहां से मैं डालूंगा ऐसे, ठीक है। जब मैंने आई को यहां से डाला तो ये जो अब है ये यहां से जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहां से गया, अब ध्यान दीजिएगा, और ये पहले इतना आई था, अब इतना आई हो गया। मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसे बढ़ाते हुए आऊँगा तो मैं कहूँगा कि अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया, तो जाना चाहिए था ऐसे। अब चला कहाँ गया? ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये अब ऐसे चला गया। आप कहेंगे यस सर, लेकिन फिर आपने ये एंगल आप बढ़ाए थे, आपने एंगल ये आई जो है आपने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आपने फिर से क्या किया? फिर से इसको बढ़ाया, और इसको जैसे ही आपने इस बार बढ़ाया तो ये क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल में चला गया, पैरेलल में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो ये जो आई है ना, अब मेरा जो आई है वो कितना बड़ा हो गया? ये बन गया तो आई। लेकिन IC जो बना है ना, अपवर्तन कोण बना, वो क्या बन गया? नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बन गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइन अब इस पे चली गई। तो मैं कहता हूँ कि जब इंसिडेंट एंगल I इक्वल टू और IC है ना, IC मतलब कहने का ये है कि जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, या अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? IC बन जाएगा। तो ये जो कोण कहलाएगा इसे कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है ना। क्या कहते हैं? तो I इज इक्वल टू IC, और इसी को कहते हैं क्या? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जैसे जैसे हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो धीरे धीरे हमारा जो अपवर्तन कोण था वो बढ़ता चला गया। अपवर्तन कोण का मान जैसे ही 90 डिग्री आया, क्या? जैसे ही 90 डिग्री आया तो हमारा I IC में बदल गया। इसका मतलब है कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। बात ठीक है? तो याद रखना, ठीक है। जब भी इसका मतलब है कि जब एंगल I, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल R, उस केस में एंगल R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? एंगल R क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा जब I इक्वल टू IC बनेगा। तो याद है? और इस बात को हमेशा याद रखना कि I इक्वल टू IC जब भी बनेगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, तभी हो भी पाएगा। क्लियर है बात? तो अब क्या करेंगे? अब आपने कहा सर आप तो बता रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उस केस में मैंने फिर से क्या किया,
अब इसको मैंने कहने का मतलब ये हमारा आई आईसी में बदल गया। किसमें बदल गया बेटा? ये आईसी में हो गया। अब आई जो था आई इक्वल टू किस में हो गया? आईसी में हो गया। अब मैंने क्या किया कि आईसी से बड़ा एंगल लिया, तो उस केस में देखो क्या हुआ कि ये जो लाइट थी अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। इसी कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो मैं कहता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल, मतलब कि आईसी या आई के। तो मैं कहता हूं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन किसके? आईसी के। क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये कंडीशन है, तभी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इंसिडेंट एंगल बराबर इंसिडेंट एंगल जब मैंने डाला तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो हमारा है, मतलब कि रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब कि अपवर्तन कोण जो है एंगल आर, वो 90 डिग्री बन गया। तब जैसे ही 90 बना तो आई आईसी में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ का मतलब हुआ कि जिस माध्यम में हो वो उसी माध्यम में वापस हो जाए। कहने का मतलब है कि सघन है तो सघन में ही वापस आ जाए, लेकिन कैसे? एंगल के माध्यम से। तो मैंने क्या किया कि आईसी से बड़ा ले लिया इंसिडेंट एंगल। जब हमने इंसिडेंट एंगल को आई को आईसी से बड़ा लिया तो उस केस में क्या हुआ कि ये क्या कर गया? टीआईआर हो गया। टीआईआर की घटना समझ में आई पूरी कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण हो जाता है। मैंने ये बात बताया है कि I इक्वल टू आई सी तो R इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझ में ना आए तो वीडियो रोक के आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आयतन कोण होगा, आयतन नहीं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही मैंने बताया कि जब I ग्रेटर देन IC हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और इस कंडीशन को याद रखना। आप अगर याद नहीं रखेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? तो एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर, टीआईआर की जो घटना होती, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका क्या होता है? गर्मियों में आप देखेंगे कि रेगिस्तानों में आप दूर से देखेंगे तो लगेगा पानी है, जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जब खूब गर्मी होती है, धूप बहुत तेज होती है, तो जब दूर से देखेंगे तो रोड पे लगेगा कि पानी है, चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहुंचेंगे उस पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो प्रकाशिक तंत्र की, तो वो किसकी वजह से होता है? वो टीआईआर की वजह से होता है। इंडोस्कोपी जो होती है, आपको पेट की जांच, मतलब कि इंटरनल जो स्टमक का वो होता है, टेस्टिंग होती है, मतलब कि आप ये कहेंगे उसकी जांच जो होती है पेट की, इंटरनल बॉडी की जो चेक होगा, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे बेटा? वहाँ पे आप ये कह देंगे कि इंडोस्कोपी। तो ये जो चारों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? ये हैं टीआईआर के। तो क्या? मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, और क्या बताया मैंने? एक इंडोस्कोपी। 4 एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे चलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, प्रकाश जब भी किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में फैल जाता है। ठीक है ना? वह 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? प्रकाश में का 7 रंगों में फैलना ही क्या कहलाता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगा 1/λ हो जाएगा। लैम्डा या नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर, प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और प्रकाश का 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण ही क्या कहलाता है? हम कहेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि विबज्योर किसमें? तो 3 OR
ये 7 रंगों में क्या हुआ, विभक्त हो गया है। क्लियर है बात। तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, विभक्त होना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसे आकाश का नीला दिखाई पड़ना, क्या किसका एग्जाम्पल है, आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। समुद्र कैसा दिखता है, नीला दिखता है ना, समुद्र का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सूर्यास्त के समय है ना, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना क्या किसके कारण होता है, आप चाहे जब देखिए सूर्य निकलने से पहले कैसा होता है, रेड कलर दिखेगा, जब सूर्य अस्त से पहले कैसा दिखेगा, वो भी रेड कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन एक एग्जांपल और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने कहा कि सूर्य निकलने से पहले और डूबने से पहले दिखाई पड़ता है, किसके कारण से, तो आप कहेंगे अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है लाल दिखने का कारण। बादलों, कोहरों और धुओं का सफेद रंग, आप बादलों के देखिए तो कैसे दिखाई पड़ते हैं, कोहरों के देखिए आजकल खूब कोहरा पड़ रहा है, धुओं के देखिए सफेद होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाल रंग का सबसे कम फैलता है, लाल रंग सबसे कम फैलता है, क्यों, ध्यान रखना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के, 1/λ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप रिलेशन याद रखें, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इतने में से आ जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ के। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे कम कौन सा फैलेगा, सबसे कम जो फैलता है वो लाल रंग फैलता है। इसीलिए क्या करते हैं, आप देखेंगे कि सिग्नल पे रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि दूर से ही दिखाई पड़े कि रेड सिग्नल है, ठीक है ना। कहीं पे भी रेड सिग्नल दिखाना है तो लाल ही दिखाया जाता है, वो दूर से, क्योंकि वो क्या करता है, वो फैलता सबसे कम है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा वो सबसे कम फैलेगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो सबसे ज्यादा फैलेगा, ठीक है ना। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, जिसकी चाल सबसे कम है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट की है, तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, वायलेट फैलेगा, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने कहा ये 7 रंगों में बट गया, लेकिन याद रखिएगा कि इसी रिलेशन से बता पाओगे कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है रेड लाइट, इस प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, सिग्नल वगैरह पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर मैं कह रहा कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी कलर होते हैं वो RBG, तो आप कहेंगे RBG। R का मतलब रेड, R का मतलब रेड, और B का मतलब हो गया ब्लू, और G का मतलब हुआ क्या, ग्रीन, है ना। तो रेड का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर लाल, ब्लू का मतलब नीला, और इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर हरा होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहेंगे नो सर, लाल, हरा, नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और जब इन तीनों को हम मिलाते हैं, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो हमें व्हाइट लाइट मिलती है, अर्थात सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है ना। कौन सा रंग मिलता है, सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है, व्हाइट। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। तो 3 प्राइमरी रंगों से मिलकर RBG, है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक। अगर हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा बनेगा, ठीक है ना। और देखो इन तीनों का यहाँ पे है तो व्हाइट बन गया है, और रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा, और ब्लू और ग्रीन को बनाएंगे तो सियान कलर बनेगा। देखो हल्का आसमानी कलर होता है, दिख रहा है ना। अब आप ये समझ जाइएगा कि प्राइमरी कलर से ही क्या बनता है, सेकेंडरी कलर बनता है। तो मैंने आपको बताया कि RBG, तो रेड और ब्लू मिलेगा, फिर ब्लू और ग्रीन मिलेगा, फिर रेड और ग्रीन मिलेगा। तो आपको पता है कि जब RB मिलेगा, रेड और ब्लू मिलेगा, रेड और ब्लू, तो मैजेंटा बनेगा M, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और ब्लू और ग्रीन बनेगा, जब ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो सियान बनेगा, ठीक है। और रेड और आपका जब ग्रीन मिलेगा, रेड और ग्रीन मिलता है तो क्या बनता है, येलो कलर बन जाता है। और यही तीनों कलर क्या कहलाते हैं, जो 2 प्राइमरी रंगों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कलर। क्लियर है। तो सेकेंडरी कलर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मैजेंटा, सियान और येलो आ गया। तो ये अब सियान और येलो मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, और येलो और मैजेंटा मिलकर क्या बनाएंगे, रेड बनाएंगे, और मैजेंटा और सियान कलर मिलकर ब्लू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्लू बनाएंगे। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि जो ये बीच का है ये क्या है, इसका मतलब है कि जब आप येलो, ठीक है ना,
क्या, येलो। फिर सियान, उसके बाद फिर आपका मैजेंटा, मैजेंटा। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर बन जाएगा, है ना, काला रंग। क्या बनेगा बेटा, काला रंग बनता है। तो 3 प्राइमरी रंगों से क्या बनता है, सफेद रंग बनता है, और 3 सेकेंडरी कलर से क्या बनता है, आपका ब्लैक कलर बनता है। बात ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई लॉजिक नहीं लगा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।